वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 11th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है द नेचर ऑफ इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस लेक्चर से आपकी इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। नेचर क्या होती है इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप की? इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप जो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस कंडक्ट करता है, बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। यानी कि अब जो नेशनल बॉर्डर की लिमिट है वो लिमिट खत्म हो चुकी है। बिजनेस एक्टिविटीज जो होंगी वो इंटरनेशनली होंगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द फर्म। अब फर्म के लिए इंटरनेशनल बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है? जितनी भी साइज की फर्म है, चाहे वो स्मॉल है, मीडियम है या फिर लार्ज, तमाम की तमाम फर्म्स के लिए इंटरनेशनल बिजनेस की जो इंपॉर्टेंस है उसमें इजाफा हो रहा है। और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो समझ सके किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो डिफर करता है डोमेस्टिक बिजनेस से, यानी कितना फर्क है, किस तरह फर्क है इंटरनेशनल बिजनेस में डोमेस्टिक बिजनेस के मुकाबले में, और फिर उसके मुताबिक वो फिर एक्ट भी करे। सो द इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम फर्क देखें तो सबसे पहली चीज तो ये समझने की है कि चाहे इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर डोमेस्टिक हो, बेसिक कंसर्न तो सेम है। जो बेसिक सेम इश्यूज हैं वो सेम है, जैसे कि सेल्स का है, कॉस्ट का है, प्रॉफिट का। लेकिन इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस जो होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कि इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट है, कल्चरल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी हैं। तो इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो जब भी डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो वो डिज़ाइन की जाती है सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर। यानी कि जब डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनती है तो एक ही इकोनॉमिक सिस्टम के मुताबिक बनती है, क्योंकि डोमेस्टिक का मतलब है अपने मुल्क के अंदर, और अपने मुल्क के अंदर तो एक ही इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हो रहा होता है। लेकिन जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो बिजनेस स्ट्रेटजीज मल्टीपल कंट्रीज के लिए बनाई जाती है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल भी डिफरेंट होगा और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हो रहे हैं। कहीं पे सोशलिज्म फॉलो हो रही है, कहीं पे कैपिटलिज्म फॉलो हो रही है, कहीं पे मिक्स इकोनॉमी फॉलो हो रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट करता है वैल्यूएशन किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसको। अब ये इसकी डिटेल तो आपने शायद पढ़ी हो इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर। इसका मतलब ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है एक कंट्री की बाकी दुनिया के साथ, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। सो नाउ द पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब मल्टीपल पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट क्रिएट डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स। अब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, और डिफरेंट जो है वो लीगल सिस्टम होता है। उसकी वजह से डिफरेंट तरह की बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं। अब कहीं पे जो है वो जाहिर बात है किंगडम है पॉलिटिकल सिस्टम, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे कम्युनिज्म है। इसी तरह से लीगल एनवायरनमेंट का भी फ़र्क है। हर कंट्री का जो लॉ है वो डिफरेंट होता है दूसरे कंट्री से, तो उसकी वजह से क्या होता है डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है वो बनते हैं। नाउ द कल्चरल एनवायरनमेंट। अब जो कल्चर का इम्पैक्ट होता है एंटरप्रेन्योर्स पे और स्ट्रेटजीज के ऊपर, वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है कल्चर जो है। तो इसी वजह से लोकल कल्चर को समझना ज़रूरी होता है जब डेवलपिंग किया जाए वर्ल्ड वाइड प्लान, यानी कि दुनिया भर के हिसाब से जब प्लान बनाया जा रहा है कि प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज में लॉन्च की जाएगी, तो वहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे कामयाब होना है, बिजनेस करना है, तो उनके लोकल कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजी जो है वो वेरी करती है सिग्निफिकेंटली अक्रॉस कंट्रीज। हर कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी में फ़र्क आता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, बाहर के दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं हो रही यूज़। ज़्यादातर कंट्रीज़ पाकिस्तान से आगे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं। चार इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर के लिए। द फर्स्ट वन इज द एलोकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन द यूएस एंड फॉरेन ऑपरेशन। जो एलोकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है यूएस और फॉरेन ऑपरेशन के दरमियान। नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम टू बी यूज। नेचर जो है प्लानिंग की और कंट्रोल सिस्टम जो भी यूज होंगे। उसके अलावा द एप्रोप्राइट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग इंटरनेशनल ऑपरेशन। एक एप्रोप्राइट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना,
जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो अप्रोप्रिएट होना इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए, एंड द डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल। सो विद एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल ऑपरेशन, जब एक्सपीरियंस आता जाता है इंटरनेशनल ऑपरेशंस के अंदर, तो एंटरप्रेन्योर्स टेंड टू चेंज देयर अप्रोच टू रिस्पांसिबिलिटी, वो अपनी अप्रोच को जो है चेंज कर लेते हैं रिस्पांसिबिलिटी। उसके तीन स्टेज हैं। जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर टिपिकली फॉलो करता है एक हाईली सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। एक ऐसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पहले स्टेज में जो पूरा हाईली किस्म का सेंट्रलाइज होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब सक्सेस अकर होती है तो फिर इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू यूज कम्प्लीटली सेंट्रलाइज, फिर कम्प्लीटली सेंट्रलाइज नहीं रहता डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद फिर तीसरे में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन स्केल बैक एंड मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर अगेन सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइजेशन स्केल बैक होती है और मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन दोबारा जो है वो सेंट्रलाइज होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, यानी इस बात को समझने के लिए कि क्या रिक्वायर्ड है इफेक्टिव प्लानिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, एंटरप्रेन्योर को कंसिडर करना चाहिए किन किन चीज़ों को, कुछ इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, जिसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस आ जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रक्चर आ जाता है, ऑपरेशनल प्लानिंग आ जाती है, कंट्रोलिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम है। एंड द फर्स्ट स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग मार्केट इज टू एनालाइज डेटा इन दी फॉलोइंग एरियाज। और पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट्स को इज टू एनालाइज डेटा, एनालाइज करना होता है डेटा को इन द फॉलोइंग एरियाज, इन एरियाज के अंदर। वो एरियाज कौन कौन से, मार्केट करेक्टरिस्टिक्स, मार्केट की जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसके अलावा मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री की कंडीशंस, लीगल एनवायरनमेंट यानी जो कानूनी इन्वायरमेंट है वो, जो भी लॉज वगैरह, रिसोर्सेस एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। नाउ द एंटरप्रेन्योरियल एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अब जो चॉइस ऑफ एंट्री मेथड होती है वो डिपेंड करती है गोल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर के गोल्स हैं। हर एंटरप्रेन्योर के गोल जो है वो अलग होते हैं दूसरे एंटरप्रेन्योर से। तो चॉइस ऑफ एंट्री मेथड, जो एंट्री मेथड की चॉइस है वो इसी पे डिपेंड करती है, गोल्स के ऊपर एंटरप्रेन्योर के, और कंपनी की जो स्ट्रेंथ वीकनेस होती है। स्ट्रेंथ वीकनेस कंपनी के अंदर ही होती है, जारी बात है। कुछ चीज़ें कंपनी की स्ट्रेंथ होती हैं जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, प्लस पॉइंट्स होते हैं, और वीकनेस होती हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। नाउ दी एक्सपोर्टिंग। अब एक्सपोर्टिंग क्या होती है, एक्सपोर्ट के बारे में तो आपको पता होगा एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या है। तो एज अ जनरल रूल के तौर पे अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर जब भी स्टार्ट करता है इंटरनेशनल बिजनेस वो एक्सपोर्टिंग के थ्रू करता है। और एक्सपोर्टिंग में भी डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी। अब इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि इसमें एक फॉरेन परचेजर होता है लोकल मार्केट के अंदर, या फिर यूज किया जाता है एक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट फर्म को, तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है। अब डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग जो होती है ये किसके थ्रू होती है, ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू या तो होगी, या फिर थ्रू ऑन्स वंस ऑन ओवरसीज सेल्स ऑफिस, या फिर अपना खुद का जो है एक ओवरसीज जो है वो सेल्स ऑफिस होगा। और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है फॉरेन कस्टमर्स से और टेक केयर ऑफ ऑल टेक्निकलिटीज, और जो भी टेक्निकलिटीज होती है उनकी टेक केयर करता है। नाउ दी नॉन इक्विटी अरेंजमेंट। अब नॉन इक्विटी अरेंजमेंट क्या है, नॉन इक्विटी अरेंजमेंट जो है वो अलाउ करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो इंटर हो जाए मार्केट के अंदर बगैर किसी डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के फॉरेन मार्केट के अंदर। लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग क्या है, लाइसेंस के बारे में तो आपको पता होगा लाइसेंस क्या होता है, लेकिन ये है लाइसेंसिंग। तो अब इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर को राइट देता है कि वो यूज कर सके उसका पेटेंट, उसका ट्रेडमार्क, उसकी टेक्नोलॉजी इन रिटर्न फॉर अ लॉयल्टी, यानी कि एक पेमेंट के लिए उसके बदले में वो इस्तेमाल करने दे रहा है अपनी कुछ चीज़ें जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजी है, तो उसके बदले उसको क्या है एक पेमेंट मिल रही है रॉयल्टी की फॉर्म में। नाउ दी टर्न की प्रोजेक्ट्स। अब टर्न की प्रोजेक्ट्स ये कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फॉरेनर्स के थ्रू ये प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं। तो लेसर डेवलप कंट्रीज जो होते हैं, जो डेवलप कंट्रीज नहीं होते, वो ऑप्टेन कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अपनी इकोनॉमिक कंट्रोल को सरेंडर किए बगैर टर्न की प्रोजेक्ट्स के थ्रू। इसमें क्या होता है कि फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बिल्ड करते हैं एक फैसिलिटी, और वो ट्रेन करते हैं वर्कर्स को भी और ट्रेन करते हैं मैनेजमेंट को ताकि टू रन दी इंस्टॉलेशन। और फाइनेंस जो है वो ज़्यादा तौर पे प्रोवाइड होता है लोकल कंपनी या फिर लोकल गवर्नमेंट करती है। और जब ऑपरेशन ऑनलाइन हो जाता है, इज ऑनलाइन, इट इज टर्न ओवर टू लोकल ओनर। जो फिर अब ऑपरेशन हो गए तो उसके बाद उसकी जो ऑनरशिप है वो दोबारा लोकल ओनर्स के पास चली जाती है। नाउ द मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो एंटरप्रेन्योर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट देयर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड स्किल्स।
एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट टेक्निक्स को और स्किल्स को, ऑफन फॉलोइंग अ टर्न की प्रोजेक्ट, ज़्यादातर पे फॉलो करते हुए एक टर्न की प्रोजेक्ट को। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अलाउ करता है परचेजिंग कंट्री को कि वो गेन हासिल कर सकें एक फॉरेन एक्सपर्टीज, जो फॉरेन की जो बैरून मुल्क के लोगों की जो एक्सपर्टीज है उसको वो हासिल कर सके बगैर ऑनरशिप दिए हुए फॉरेनर्स को, बगैर ऑनरशिप दिए हुए वो फॉरेनर्स की एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। नाउ दी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या है, ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो अब ये इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ अ कंट्रोलिंग ओनरशिप। अब इसमें ये होता है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है लेकिन कंट्रोलिंग ओनरशिप होती है ना बिजनेस इन वन कंट्री, यानी कि एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की और एक कंट्री में की बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री, यानी एक एंटिटी ने दूसरी कंट्री के अंदर एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की, और वो जो इन्वेस्टमेंट की है जारी बात है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि कंट्रोलिंग ओनरशिप है, यानी कंट्रोल भी होगा, ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टमेंट है ओनरशिप है बल्कि कंट्रोल भी होगा उस बिजनेस के ऊपर। नाउ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, यानी ये इसका मतलब ये कि पोर्शन ऑफ अ सब्सिडियरी कंपनीज शेयर। एक तरफ तो एक पेरेंट कंपनी होती है और एक होती है सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी का वो हिस्सा, उसके शेयर्स का, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स का वो हिस्सा जो पेरेंट कंपनी ओन नहीं करती, उसको कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी पेरेंट कंपनी की मिल्कियत नहीं होता ये हिस्सा, इसको कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नाउ दी जॉइंट वेंचर्स, अब जॉइंट वेंचर्स क्या है, जॉइंट वेंचर्स का मतलब ये होता है कि जब दो फर्म आपस में मिल जाती हैं और वो एक तीसरी कंपनी या तीसरी फर्म जो है वो बना लेती हैं जिसमें वो अपनी इक्विटी को शेयर करती हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।